हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 8 डेट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले, जैसे कि चैप्टर का नेम ही है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है डेट इज़ व्हाट इज़ सेल, कि सेल है क्या। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्या है? सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है एक ऑर्गन की, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ऑर्गेनिज्म की। अब हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म की? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ऑर्गेनिज्म की? तो क्योंकि अगर हमारे पास सेल नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होगा। इसीलिए जो सेल है हम उसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट एक ऑर्गेनिज्म की। अब हम इस चीज़ को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ब्रिक है। जब हम ब्रिक प्लस ब्रिक करेंगे, मतलब कि जब हम बहुत सारी ब्रिक्स को एक साथ मिलाएंगे तो वॉल बनेगी। ब्रिक प्लस ब्रिक इक्वल्स टू वॉल। अब जब हम वॉल प्लस वॉल बनाएंगे तब रूम बनेगा। जब हम रूम प्लस रूम बनाएंगे तब हाउस बनेगा। और जब हम हाउस प्लस हाउस बनाएंगे तब बिल्डिंग बनेगा। तो हमने देखा, अगर एक सेल नहीं होगा तो एक बिल्डिंग भी नहीं, अगर एक ब्रिक नहीं होगा तो एक बिल्डिंग भी नहीं होगा। क्योंकि ब्रिक थी तो वॉल बनी, अब वॉल थी तब रूम बना, रूम था तब बिल्डिंग बनी। तो अगर ब्रिक ही नहीं होती तो ना वॉल बनती, ना वॉल बनती तो ना रूम बनता, ना रूम बनता तो ना हाउस बनता, ना हाउस बनता तो ना कभी बिल्डिंग बन पाती। तो जिस प्रकार एक ब्रिक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है एक बिल्डिंग की, जिस प्रकार जो ब्रिक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है एक बिल्डिंग की, सिमिलरली जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि अगर कभी सेल नहीं होता तो कभी ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता। जिस प्रकार अगर कभी ब्रिक नहीं होती तो कभी बिल्डिंग भी नहीं होती, सिमिलरली अगर कभी सेल नहीं होता तो कभी ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता। अब वो वाली चीज़ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सेल नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर सेल नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वाली चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। इसने जो था ने ऑब्जर्व किया था जो स्लाइसेस होते हैं कॉर्क के। अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो होता है ये एक प्लांट का, ये एक ट्री ही है बेसिकली। ठीक है, तो कॉर्क जो है ये बार्क है ट्री का। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया तो सेल को 1665 में। ठीक है, इस पार्ट से आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, किसने डिस्कवर किया सेल को, एंड इन विच ईयर, और कौन से ईयर में डिस्कवर किया। तो अब बताना होगा कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को और 1665 में किया। उनने जो था उन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क को अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर। अब यहाँ पे हमें फिगर 8.1 दिखाई जा रही है, कॉर्क सेल्स एज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये कॉर्क के सेल्स दिखाए जा रहे हैं जो कि ऑब्जर्व किए हैं रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो ये वाली भी चीज़ तो अब आपको क्लियर हो गई होगी कि किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल का। ठीक है, और कौन से ईयर में क्या, ये भी क्लियर है। और सेल क्या है? सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म की। तो अब यहाँ पे हमें फिगर 8.2 में दिखाया हुआ है ब्रिक की वॉल और अनियन पील। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख लीजिए फिर भी, ये ब्रिक वॉल और ये अनियन पील। ठीक है, तो अब आता है द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल एंड इज़ बिग इनफ टू सीन बाय अ नेक्ड आई। अब आपने देखा होगा, आप सब ने ही मुर्गियों का अंडा देखा होगा ऑब्वियसली, हैन का एग तो सब ने देखा होगा। तो हैन का एग जो है वो सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि हम उसे नॉर्मल आई से देख पाते हैं। ठीक है, उसे हम नॉर्मल आई से देख पाते हैं। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हैं, डिफरेंट वैरायटी के सेल हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज़ है। ठीक है, तो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब अर्थ है उस पर कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, है ना। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, उनका जो शेप है, उनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है।
देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। अब सब में ही अलग अलग नंबर ऑफ सेल में शेप है, सबके अलग अलग साइज़ है, सबका ही अलग अलग नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। तो अब आता है हमारा नंबर ऑफ सेल्स। अब नंबर ऑफ सेल्स पर आ जाते हैं हम। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स, जिनकी शेप अलग हो सकती है, साइज़ अलग हो सकती है, और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। अलग अलग ग्रुप जो होते हैं सेल के, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफरेंट फूड के आइटम्स जो होते हैं वो हमें डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने टाइप के सेल होते हैं। तो एक होता है मल्टी सेलुलर और एक होता है यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर क्या है और यूनिसेलुलर क्या है? तो मल्टी सेलुलर मतलब होता है मल्टी मीन्स मैनी, और सेलुलर मतलब सेल, मतलब कि मैनी सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से ज़्यादा के बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अब बताएं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। यूनि मतलब सिंगल या फिर वन, तो यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल, मतलब कि वन सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। तो द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक सेल से बने हुए होते हैं ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल। तो मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मतलब सेल, और यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल। अब आपको ऐसा नहीं होता कि जैसे कि अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके फंक्शंस अलग अलग होंगे, नहीं। जैसे कि एक बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम ह्यूमंस हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो काम सारे बैक्टीरिया करेगा वो सारे काम ह्यूमंस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अंदर मल्टी सेल हैं, अगर हमारे अंदर ज़्यादा सेल्स हैं तो वो कुछ ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, वो कुछ ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जैसे अमीबा जो है, अमीबा भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया भी कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट, वो भी कैप्चर करता है, मतलब फूड को कैप्चर करता है, पचाता भी है, फूड को डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर मतलब ब्रीथ भी करता है, एक्सक्रीट मतलब वेस्ट भी निकालता है, ग्रो बढ़ता भी है और रिप्रोड्यूस भी करता है। ये जो है ये सारे फंक्शंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें ज़्यादा सेल्स हैं तो वो ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो कुछ कम फंक्शंस परफॉर्म करेगा। फंक्शंस दोनों बराबर ही परफॉर्म करेंगे, कोई कम या फिर ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब आता है सूडोपोडिया क्या है। सूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट। तो सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट ऑफ एमीबा। क्या? फॉल्स फीट ऑफ एमीबा। तो सूडोपोडिया जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जो कि आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एमीबा, जो कि एमीबा की बॉडी के बाहर होते हैं। इनको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया क्या है? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एमीबा, एमीबा की बॉडी के बाहर, इसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट। तो ये जो है ये फॉल्स फीट होता है एमीबा का। अब एमीबा जो है अब एमीबा जो है वो अपनी शेप क्यों चेंज करते रहते हैं? What advantage does amoeba derive by changing shape? अब एमीबा जो है वो अपनी शेप को बार बार चेंज करती रहती है, ऐसा क्यों? उसको क्या मज़ा आता है उसमें? उसको कोई मज़ा आता है क्या शेप चेंज करने में? नहीं, उसको मज़ा नहीं आता, बल्कि वो जो होती है वो इसलिए करती है ताकि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो सके। सो द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। ये चेंज करती रहती है अपना शेप ताकि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो सके, विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। अब सूडोपोडिया की हेल्प से क्या होता है? वो फॉल्स फीट ऑफ अमीबा के, हमारे फीट क्या करते हैं? हमारे फीट हमें हेल्प करते हैं कि हम एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करें। तो सिमिलरली जो सूडोपोडिया होता है अमीबा में, वो हेल्प करता है एमीबा को कि वो मूव करे
ठीक है, और वो कैप्चर करने में फूड को भी हेल्प करता है, मतलब वो फूड को कैप्चर कर सके, उसे पकड़ सके। अब आता है यहाँ पर दिखाया हुआ है WBC, वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम सफ़ेद रक्त कण। क्या बोलते हैं? सफ़ेद रक्त कण। ये जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिसीज़ से। क्या? ये जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेल्स को डिसीज़ से। तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं इस अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड विच कैन चेंज इट शेप। तो वाइट ब्लड सेल जो है ये भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। वाइट ब्लड सेल जो है ये एक सेल ही है, ऑब्वियसली जब नाम से पता चल रहा है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम सफ़ेद रक्त कण। और ये जो होता है हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को नहीं सॉरी सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नर्व सेल। तो नर्व सेल क्या है? तो नर्व सेल जो होता है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को रिसीव करने में और ट्रांसफ़र करने में मैसेजेस को टू द ब्रेन। ये जो होता है ये हेल्प करता है रिसीव करने में, ट्रांसफ़र करने में मैसेजेस हमारे ब्रेन तक। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि एग्जैक्टली नर्व सेल करता क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने चायदानी में, या फिर नहीं चायदानी नहीं कह सकते, आपने किसी बीकर में पानी गर्म होने के लिए रखा है, उस बीकर में कोई हैंडल नहीं है। तो फिर जब आप उस बीकर को छूने के लिए जाएंगे, मतलब वो पानी अब उबल चुका है, वो गर्म हो चुका है, तो जब आप उस बीकर को छूने के लिए जा रहे हैं, जब आप उस भिगोने को छूने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से वाली बात आ गई कि यार मेरा तो हाथ जल जाएगा अगर मैंने उससे छू लिया तो। आती नहीं आती वाली बात? बिल्कुल 100% ही वाली बात आपके दिमाग में आती है कि अरे यार मेरा तो हाथ जल जाएगा। तो ये वाली बात किसने कही? ये वाली बात हमारे नर्व सेल ने कही। ये जो नर्व सेल है ये हेल्प करता है रिसीव करने में और ट्रांसफ़र करने में मैसेजेस, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट दी वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो होता है हेल्प करता है ट्रांसफ़र करने में और रिसीव करने में मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि हम बीकर को छूने वाले थे, बट हमारे दिमाग में एकदम से बात ही यार मुझे या तो कपड़ा यूज़ करना चाहिए उसे छूने के लिए, क्लोथ को यूज़ करना चाहिए, वरना तो मेरा हाथ जलना ही जलना है 100%। तो ये बात किसने कही? ये बात नर्व सेल ने कही। तो नर्व सेल ये है, देखो ये जो हमें फिगर 8.4 दिखाई जा रही है, इसमें ए जो है ये है स्पेरिकल रेड ब्लड सेल। क्या? स्पेरिकल रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन्स। ये हमें रेड ब्लड सेल दिखाई जा रहे हैं। ठीक है, बी में दिखाया जा रहा है हमें स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स। बी जो है ये स्पिंडल शेप्ड ये मसल सेल्स दिखाए जा रहे हैं। और ये सी भी हमें लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल, सी में हमें लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल दिखाए जा रहे हैं। इनके डायग्राम्स मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये हमें लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल दिखाए जा रहे हैं। अब आता है साइज़ ऑफ सेल्स। साइज़ ऑफ सेल्स, तो जो साइज़ है सेल्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल एज मिलियन ऑफ ए मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन। जो साइज़ होता है सेल्स का वो डिफ़र करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। वो लार्ज भी हो सकता है और वो स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो है हम नॉर्मल आई से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट सेल है, जो सबसे छोटा सेल है, उसका जो साइज़ है वो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। क्या? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बेसिकली एक यूनिट है, और ये बैक्टीरिया की बात की जा रही है। बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। तो जो साइज़ है स्मॉलेस्ट सेल का वो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट सेल है मेजरिंग, जिसकी मेजर है 170 माइक्रोमीटर से इंटू 130 माइक्रोमीटर। ये जो है ये सबसे लार्ज सेल जो है वो एग है ऑस्ट्रिच का। किसका? ऑस्ट्रिच का। तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे लार्ज है। अब आप सब ने हैन का एग तो देखा ही होगा। अब हम एक्टिविटी 8.2 परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब आप सब ने हैन का एग तो देखा ही होगा। अब जो उसके बाहर जो वाइट होता है वो होता है शेल। क्या होता है? शेल। तो जब हम उसको बॉईल करेंगे, अब हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, हमें बॉईल करना है हैन का एग। तो उसके एक वाइट मटेरियल जो होगा सराउंडेड दी येलो पार्ट। अब उसके अंदर कुछ येलो पार्ट होता है। ठीक है, तो वो जो येलो पार्ट होता है वो येलो पार्ट जो होता है उसको कुछ सराउंड करके रखता है, कुछ वाइट मटेरियल। येलो पार्ट जो होता है उसको सराउंड करके रखता है कोई वाइट मटेरियल। तो जो वाइट मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। और जो येलो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम यॉल्क। क्या? यॉल्क। तो ये वाइट पार्ट बोलते हैं हम एल्ब्यूमिन और येलो पार्ट बोलते हैं हम यॉल्क। ठीक है,
बेसिकली हमने इस एक्टिविटी में क्या किया, हमने बॉईल किया एक हैन का एग। तो जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे एक वाइट पार्ट निकलेगा और एक येलो पार्ट निकलेगा। तो जो वाइट पार्ट है उसको बोलेंगे हम एल्ब्यूमिन और जो येलो पार्ट है उसको बोलेंगे हम यॉल्क। आर दी सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन दी सेल इन अ रैट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो सेल है एलिफेंट का, अब हम सब जानते हैं कि जो एलिफेंट है वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है, वाइल एक रैट जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जो साइज़ है सेल का क्या उस पर डिफ़र करेगा? नहीं डिफ़र करेगा। जो साइज़ है सेल का उससे कोई रिलेशन नहीं है उसके फंक्शन से। दोनों के मैंने आपको पहले ही बताया था कि भले ही सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, फंक्शंस दोनों बराबर ही परफॉर्म करेंगे। तो सिमिलरली जो साइज़ के ऊपर भी यही बात जाती है कि साइज़ किसी का बड़ा हो या फिर किसी का छोटा हो, बट फंक्शंस वो सेम ही परफॉर्म करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी नहीं है दैट दी सेल्स इन द एलिफेंट मच बी बिगर देन दोज इन अ रैट। ऐसा नहीं है कि जो एलिफेंट का जो सेल है अगर वो बड़ा भी है, बाई चांस अगर वो बड़ा भी है तो वो कुछ ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा, फंक्शंस दोनों सेम ही परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल जो है वो भी दोनों में ही है, जो कि ट्रांसफ़र करता है, रिसीव करता है मैसेजेस टू द ब्रेन, ठीक है, वो दोनों में ही है। भले ही किसी का, और दोनों ही जो हैं वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड हैं। क्या है? लॉन्ग और लंबे और ब्रांच्ड हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई एलिफेंट बड़ा है तो उसका फंक्शन कोई कुछ और परफॉर्म करेगा, नहीं, दोनों का फंक्शन तो सेम ही परफॉर्म होगा। तो अब आता है टिश्यू क्या है? सो टिश्यू जो होता है जब हम सेल प्लस सेल बनाते हैं जब बनता है टिश्यू। जैसे कि जब हम ब्रिक प्लस ब्रिक बनाते हैं तो वॉल बनती है, तो वैसे ही जब हम सेल प्लस सेल बनाते हैं तब बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। तो सेल प्लस सेल टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? तो टिश्यू जो होता है वो एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। सो अ टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब आता है पार्ट्स ऑफ सेल। अब सेल तो हमने पढ़ लिया, सेल क्या है? सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम पढ़ेंगे उस सेल के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ने में जा रहे हैं। अब हम सेल के कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेसिकली बाउंड्री। क्या? बाउंड्री। तो जो बाउंड्री होती है एक अनियन सेल की इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये हमारा एक सेल है सपोज़ करो। तो एक सेल की जो बाउंड्री है, जो उसकी आउटलाइन कह सकते हैं हम, या फिर जो उसका बाहर का जो आउटलाइन टाइप है या फिर बाउंड्री जो है, हम फेंसिंग भी कह सकते हैं, बट हम फेंसिंग यूज़ नहीं कर सकते। आप एग्ज़ाम में मत लिखना फेंसिंग, क्योंकि हम फेंसिंग वर्ड्स तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, बाकी इसको बाउंड्री ही कह सकते हैं बस। तो जो बाउंड्री होती है सेल की उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अभी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर एक और बाउंड्री होती है, मीन्स एक और बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होती है ये प्रेजेंट होती है ओनली प्लांट सेल में या एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। अब हमने सेल तो देख लिया, सेल क्या है? सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब सेल के पास एक बाउंड्री है, उसको बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के बीच में एक डेंस राउंड बॉडी है, एक सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी है, एक गोला है, एक बेसिकली कहूँ तो गोला है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ठीक है। तो जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी है इन द सेंटर, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। हमारा सेल है, सेल में एक गोला है, ये रहा, दिस इज़ आवर सेल, ये हमारा सेल है। अब सेल में एक गोला दिखाया जा रहा है हमें बीच में, तो ये गोला क्या है? ये जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी है इसको क्या बोलेंगे हम? ये रहा हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। और जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, क्या? जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। देखो ये रहा हमारा सेल। क्या? सेल। अब सेल के बीच में एक गोला है, न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस और सेल इन दोनों के बीच में एक पार्ट है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। देखो ये हमारा सेल, अब सेल के ये गोला भी है यहाँ पे, और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये हमारा साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये जेली लाइक सब्सटेंस है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। अब हमने सेल वॉल तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सेल वॉल क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाहर एक और बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं हम सेल वॉल। ठीक है। सो एन आउटर थिक लेयर, एक आउटर थिक लेयर होती है सेल ऑफ प्लांट सेल में, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन के चीक में सेल। चीक सेल मतलब कि गालों पर जो सेल होते हैं उनको,
ठीक है। तो अब इन्होंने कुछ शॉर्ट नोट्स दिखाए गए हैं साइटोप्लाज्म पे। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। देयर आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, बॉडीज, राइजोबियम्स एटसेट्रा। तो साइटोप्लाज्म जो है ये सिर्फ यही नहीं है जेली लाइक सब्सटेंस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी आती हैं जिनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? तो जो सेंट्रल डेंड्रॉन बॉडी होती है इन द सेंटर ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होती है वो जो न्यूक्लियस होती है उसके बाहर एक लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म मतलब जो जेली लाइक सब्सटेंस है उससे न्यूक्लियस को सेपरेट किया जाता है एक मेम्ब्रेन की हेल्प से जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास एक बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब हमें यहाँ पे न्यूक्लियोलस सिखाया हुआ है। न्यूक्लियोलस मतलब कि जब हम न्यूक्लियस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जब हम हायर मैग्नीफिकेशन की हेल्प से देखेंगे तो हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे पोर्स होंगे उसमें, कुछ स्पेरिकल बॉडी देखेंगे, स्मॉल स्पेरिकल बॉडी देखेंगे छोटी छोटी, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म अब न्यूक्लियस जो होता है उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या? कुछ धागे से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसम्स। तो जो धागे से होते हैं उनको बोलते हैं हम क्रोमोसम्स। ये जो होते हैं क्रोमोसम्स कैरी करते हैं जीन्स को, और ये जो जीन्स होते हैं ये जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफ़र करने में कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू बेबी में। तो ये जो जीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं कैरी करते हैं जीन्स को, और ये जो जीन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफ़र करने में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी तक। ठीक है। तो यहाँ पे अब इन्होंने जीन्स दिखाया हुआ है। जीन्स यही होता है कि जो ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो इन्होंने बॉक्स में दिखाया हुआ है, ये जो ऑरेंज बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमें दिखाया हुआ है इन्होंने प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। तो ये वाली चीज़ बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको ये भी ऐसे भी दे सकते हैं, डिफाइन प्रोकारियोटिक और डिफाइन यूकारियोटिक, या फिर ये भी दे सकते हैं आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। तो प्रोकारियोटिक क्या होता है? प्रोकारियोटिक मतलब होता है कि जो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो है, मतलब कि न्यूक्लियस तो है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस तो है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको बोलते हैं हम प्रोकारियोटिक। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल, जो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस तो है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको बोलते हैं हम प्रोकारियोटिक। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ये वाले सेल्स का होता है, मतलब द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स, जो ऑर्गेनिज्म जो कि वाले फंक्शंस को दिखाते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोकारियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकारियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, क्या? प्रीमिटिव, और कारियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो प्रीमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रोकारियोटिक क्या हुआ? प्रोकारियोटिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस तो है बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, उसको बोलते हैं हम प्रोकारियोटिक। और यूकारियोटिक में क्या होता है? इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है। तो द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकारियोटिक। तो यूकारियोटिक क्या होता है? यूकारियोटिक में क्या होता है? इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियस तो दोनों में ही होता है, बट प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस होती है और यूकारियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। यूकारियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। सारे ही ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को छोड़ के और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं? यूकारियोटिक। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोकारियोटिक के एग्जांपल्स दो, तो एग्जांपल्स हैं इसके ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। तो इन दोनों को छोड़ के सारे ही ऑर्गेनिज्म क्या हैं? यूकारियोटिक। इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन, सारे ही ऑर्गेनिज्म इन दोनों को छोड़ के, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को, सारे ही बाकी यूकारियोटिक है। यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसमें सच्चा न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकारियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस तो होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी
ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया इसका एग्जांपल, और बैक्टीरिया हो गया। और यूकारियोटिक में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस तो होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, इसको बोलते हैं यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमें वैक्यूल दिखाया हुआ है। वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल का मतलब होता है जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है, जो खाली दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। ठीक है, तो ब्लैंक लिक्विंग स्ट्रक्चर इन दी साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये फिगर 8.7 में एप में दिखाया जा रहा है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में हम देख सकते हैं ये जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है, जो वाइट पार्ट है, इसको क्या है, वैक्यूल। और ये वाला जो, और एनिमल सेल में ये जो एक सर्कल सा दिखाया जा रहा है हमें, तो यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है वाइट वाला, इसमें ये भी वैक्यूल है, ये जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है। अब हमें दिखा हुआ है यहाँ पे प्लास्टिड्स। क्या, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होता है, प्लास्टिड्स का मतलब होता है कि प्लास्टिड्स बेसिकली ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अभी प्लास्टिड्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, ये कलर करते हैं। क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो अब प्लास्टिड्स जो होते हैं काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। अब प्लास्टिड्स जो है हमें अब जो प्लास्टिड्स जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है ये जो होता है ग्रीन कलर का काम करते हैं, मतलब कि जो पत्तियां होती हैं प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का यही काम होता है कि वो जो पत्तियां होती हैं वो उन्हें ग्रीन कलर की कर देती हैं। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होती हैं, जैसे हमें प्लांट सेल में दिखाया हुआ है, तो जो ग्रीन कलर है डॉट ग्रीन कलर की दिखाई जा रही है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स जो है ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब आता है वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब इस टॉपिक में हम कंपेयर करेंगे प्लांट और एनिमल सेल को। अब इस टॉपिक में हमें कंपेयर करना है प्लांट और एनिमल सेल को। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों में ही प्रेजेंट होती है। सेल वॉल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में बट एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। ठीक है, तो हमने पहले एक देखा सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट है। अभी मैं आपको शो करता हूँ, ये प्लांट सेल दिखाया हुआ है, एनिमल सेल दिखाया हुआ है। तो प्लांट सेल में देखो सेल मेम्ब्रेन ये रही देखो, प्लांट सेल में तो यहाँ पे दिखाई हुई है सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ये रही। ठीक है, और लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। ये रही सेल वॉल में प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, ये रहा प्लांट सेल का न्यूक्लियस और ये रहा एनिमल सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, अब आता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी दोनों में ही प्रेजेंट होती है। अब ये रही हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है ये भी दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, राइट। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो भी दोनों में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो होता है वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में लेकिन प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। एब्सेंट होता है एनिमल सेल में और प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ग्रीन कलर प्लास्टिड्स को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। अब आता है वैक्यूल। तो वैक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं प्लांट सेल में, जैसे हमें दिखाया जा रहा है फिगर में कि प्लांट सेल के जो वैक्यूल हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जो वैक्यूल हैं एनिमल सेल के वो छोटे छोटे से हैं। ठीक है, तो वैक्यूल जो होते हैं बिगर इन प्लांट सेल और स्मॉलर होते हैं इन एनिमल सेल। तो हमें डिफरेंस क्या मिला, हमने कंपेयर क्या किया, तो हमने कंपेयर किया कि जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। हमने देखा प्लास्टिड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में बट वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। हमने देखा कि जो वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में वो बड़े होते हैं और जो वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में और स्मॉलर वो छोटे होते हैं। और कोई हमने देखा और कोई हमने कंपैरिजन नहीं देखा अब तक। तो और बाकी सब तो दोनों में ही कॉमन रहता है। ठीक है, तो यही हमें 2 से 3 पॉइंट मिल गए हैं। ये वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है 8.7 फिगर 8.7, ये जो हमें दिखाया हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ दिस डायग्राम एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे जितनी जल्दी मैं कर पाऊँगा मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी क्वेश्चन आंसर्स, है ना, and the keywords of this chapter and the diagrams also. So in the next video we will discuss the keywords, question answer and the diagrams.